हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जुन। हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट पे बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे इसके, और वी कैन से वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिफेंसेस under law of tort for the defendant। लेकिन इसको समझने के लिए एक बार टॉर्ट का जितना भी पोर्शन हम लोग इंट्रोडक्टरी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसकी कुछ चीजें हम फिर से देखनी पड़ेंगी हमें, तभी हमको क्लियर होगा। जैसे हमने देखा था कि फाइनली टॉर्ट होता क्या है, व्हाट इज टॉर्ट। देन वी कैन से दैट if any person violates a right of other person, then it is called a wrong, and if the wrong is more serious, then it is called a crime. But if the wrong is not so serious, or we can say if the wrong is less serious, then it is considered to be a tort। हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, और इसके लीगल राइट्स होंगे, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट एवरी पर्सन हैव सम लीगल राइट्स एंड दोज लीगल राइट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी एंड बाय अदर पर्सन। एंड इफ देयर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ दोज लीगल राइट्स, देन इट इज कॉल्ड अ रॉन्ग। और ये अगर इसके जो लीगल राइट्स है वो किसी पर्सन बी के द्वारा मान लीजिए वायलेट किए जाते हैं, उनका वायलेशन किया जाता है, तब हम कहेंगे कि इसने क्या किया है, एक रॉन्ग किया है। और हम कहेंगे कि इस पर्सन ने क्या किया है, एक टॉर्ट कमिट किया है। एंड द एक्ट विच has been considered as a tort, there should not be any legal justification by this person for that very act। means जो भी एक्ट है जिसको हम tort कंसीडर कर रहे हैं, उस एक्ट को करने के लिए absence of legal justification होना चाहिए। there must be an absence of legal justification, we have discussed in our earlier lectures। But if there is any legal justification for that particular act, then we can say that particular act will not be considered as a tort। अब आपको पता है ए के लीगल राइट्स थे, ए के लीगल राइट्स का वायलेशन अगर किसने किया है, बी ने किया है। अब बी ने जब वायलेशन किया है तो नुकसान किसका होगा, ए का होगा। जब ए का नुकसान होगा तो केस कौन लेके आएगा, ए लेके आएगा। तो ए को हम क्या कह सकते हैं, प्लेंटिफ, एंड बी को हम फिर क्या कह सकते हैं, डिफेंडेंट। वी कैन से ए इज प्लेंटिफ एंड बी इज डिफेंडेंट। अब if B has no legal justification for that act for which he has been considered as a tortfeasor, then it is a tort। But if B has any legal justification for his or her act which is considered to be a tort, अगर इसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, इसके पास डिफेंडेंट के पास अगर इसके पास लीगल जस्टिफिकेशन है, तो उस लीगल जस्टिफिकेशन की वजह से इसको क्या मिल जाएगा, एक डिफेंस मिल जाएगा, एक बचाव मिल जाएगा। यानी बहुत सिंपल अगर हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि टॉर्ट क्या होता है, ठीक। अब अगर ये टॉर्ट हो गया है तो हमने कहा था टॉर्ट तभी होगा इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन, and if there is any legal justification for that particular act, then that act will not be considered as a tort।
उसका जो एक्ट है वो टॉर्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये जो डिफेंडेंट के पास डिफेंसेस हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। हम क्या कह सकते हैं कि जो भी ये डिफेंस ले रहा है वही टॉर्ट जो है उसके क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मीन्स देयर आर सम एक्टिविटीज विच फुलफिल द ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टॉर्ट, इवन देन दोज एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टॉर्ट ड्यू टू सम exceptions or due to some differences. Means there may be some conditions in which for that particular act which we are going to be considered as a tort, and for that particular act there may be some conditions which are legal justification for that particular act. मतलब अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन है उस काम के लिए तो वो क्या हो जाएगा, डिफेंसेस हो जाएगा, एक्सेप्शंस हो जाएगा, एंड देयर मे बी मैनी कंडीशंस विच कंसिडर्ड एज अ लीगल जस्टिफिकेशन. फॉर एग्जांपल वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, कंसेंट. If any person provide the consent for a particular act, then that person will not be allowed to take plea and to take the damages from the other party. Act of God, plaintiff wrongdoer, mistake, private defense, inevitable accidents, कई ये चीजें हैं, एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन of this very topic, and that exception is voluntary non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria. There is a maxim in law of tort that is voluntary non-fit injuria, and voluntary non-fit injuria is an exception or is a very good defense in law of tort. अगर ये मैक्सिम प्रूव कर देता है डिफेंडेंट तो फिर इसको कोई भी डैमेज देने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया? इंजूरिया मीन्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ अ legal right. Violation of a legal right is called injuria, and voluntary means voluntarily, या इसमें we can say विलिंगनेस होती है वॉलंटरली अगर कोई बंदा एक्ट करता है, ठीक है, या अपनी कंसेंट दे देता है. अब जैसे कंसेंट कैसे देता है, देयर मे बी मैनी एग्जांपल्स इन विच अ पर्सन गिव्स हिज और हर कंसेंट फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ऑटो रेस देखने गए हैं, अब उस रेस को जब हम देखने गए हैं तब हमने अपनी एक कंसेंट दे दी है कि अगर हमें कोई डैमेज हो जाता है तो हम उसके लिए क्लेम नहीं करेंगे. हम अगर क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर उस क्रिकेट मैच को देखने के दौरान हमें कोई भी नुकसान हो जाता है, कोई बॉल आके हमको लग जाती है, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि हमने जो है वो अपनी कंसेंट दे दी है कि हम उस डैमेज को खुद बियर करेंगे, उसके लिए किसी को हम क्लेम नहीं करेंगे. जितने भी प्लेयर्स ये मैच खेलते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, बॉक्सिंग का हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच अगर इनमें से किसी को कोई इंजरी हो जाती है, इवन आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स की डेथ तक हो गई है, तब भी वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कहा जाता है उन्होंने इन सब चीजों के लिए अपनी कंसेंट दे दी है. तो जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, इसका मतलब होता है कि पर्सन ने क्या किया है, अपनी
कंसेंट दे दी है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए। तो अगर ये माना जाता है किसी ने खुद ही कंसेंट दे दी है, तो जब कंसेंट दे दी है तो उसको फिर डैमेज मांगने का राइट जो है उसने अपना वेव कर दिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको डिफेंस मिल जाता है। ये माना जाता है कि द पर्सन ए हु हैज सम राइट्स हैज वेव्ड दोज राइट्स बाय गिविंग द कंसेंट, कि उसने अपनी कंसेंट देकर उन राइट्स को क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। अब हम बात करें इसेंशियल्स की। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। फर्स्ट वन, plaintiff has knowledge about the risk. Plaintiff must have knowledge about the risk. It is called scientific non-fit injuria. The first essential element of voluntary non-fit injuria is plaintiff must have knowledge about the risk in that particular act, and that knowledge is called scientific non-fit injuria. Means if a person only has knowledge about the risk, but that person has not given his or her consent, then the defense is not allowed. The defense is allowed only in two cases. First, plaintiff must have knowledge about the risk, and second, gives the consent about that risk. First thing is that plaintiff must have knowledge about the risk, and the second important element is that person gives the consent about the risk. कि नॉलेज होना एक चीज है और उस नॉलेज के साथ साथ उसने अपनी कंसेंट भी दे दी है। जब दोनों ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तभी माना जाएगा कि अब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो इसको मिल जाएगा। अब ये साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफेंस है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, नॉट scientific non-fit injuria. We can say if a person has only knowledge about the risk, but that person has not given any acceptance or any consent to bear that risk, then other person is not allowed to take defense of voluntary non-fit injuria, because voluntary non-fit injuria is only be applicable when the two conditions will be fulfilled. First one is plaintiff must have knowledge about the risk, and second one is that person gives the consent about the risk. दोनों ही चीजें जब पूरी हो जाएंगी तब क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की जो रेमेडी है वो आपको मिल गई है। अब इसको समझने के लिए हम इसके कुछ केस लॉ की बात करते हैं। जैसे देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी बात की कि अगर आप कोई मैच देखने चले गए हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच देखने गए हैं, कोई आप एक्चुअली में जनरली होता क्या है, देखिए एवरी पर्सन हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अदर पर्सन, कि हर पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो अपने काम को इस तरह से करे जिससे किसी दूसरे पर्सन को हार्म ना हो। और अगर वो उस केयरलेस जो है उसको पूरा नहीं करता है, काम करता है नेग्लिजेंस होके,
नेग्लिजेंटली अगर कोई काम करेगा तब ये कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, टॉर्ट कमिट कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंदा खुद कंसेंट दे देता है अपनी कि अगर उसे कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए वो लायबिल है। अब आपको पता है कि जैसे एक केस है, हम आपको बताएं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट, स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स, और ये केस आपका है 1891। बहुत लीडिंग केस है। इस टॉपिक से कई केसेस हैं जो हमेशा मैच करने को भी आते हैं, तो इसके केसेस आप ध्यान रखिए। स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स जो केस है, इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, वो एक काम कर रहा था रेलवे कंपनी में। अब जब ये काम कर रहा था तो इसका काम क्या था, पत्थरों को तोड़ना। अब उन पत्थरों को उठाने के लिए वहां पे एक क्रेन जो है वो रहती थी, और वो क्रेन क्या करती थी, पत्थरों को उठा के दूसरी जगह रखती थी। अब ये जहाँ पे काम कर रहा था, क्रेन हमेशा इसके सर के ऊपर से ही गुजरती थी। इस पर्सन ने क्या किया था, इस पर्सन ने इस बात की कंप्लेंट भी कर रखी थी कि देखिए अगर ये क्रेन हमेशा मेरे ऊपर से ही गुजरेगी, कभी बाई चांस अगर कोई पत्थर गिर गया या क्रेन में कोई फॉल्ट हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये ना हो। इवन देन क्या हुआ कि उस क्रेन के पत्थर की वजह से इसको नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। इसने क्या किया, केस फाइल किया। जब इसने केस फाइल किया तो जो हमारा डिफेंडेंट है वो क्या बचाव लेगा, उसने तुरंत प्ली ली किस चीज की, वारंटी नॉन फिट इंजूरिया की। उन्होंने कहा कि इसने तो भाई कंसेंट दे रखी थी कि अब काम कर रहा है, अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी कंसेंट थी। फिर कोर्ट ने कहा कि कंसेंट नहीं कह सकते हो आप, ये आपसे कंप्लेंट कर रहा था दैट पर्सन हैज ओनली नॉलेज अबाउट द रिस्क बट दैट पर्सन विल नॉट, दैट पर्सन हैड नॉट बीन गिवन द कंसेंट अबाउट द रिस्क। उसने रिस्क के लिए कंसेंट नहीं दे चुका था वो। ठीक, तो ये स्मिथ वर्सेस बेकर का केस। अब आप ध्यान रखने के लिए कोई एक वर्ड लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्रेन, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये केस जो है स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स का कौन सा केस है, क्रेन वाला केस है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे करेगा, तो हमको पता है कि इन दिस केस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ, कि जो भी बंदा ये कहेगा उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ, बल्कि ए डिफेंडेंट, इस पे होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक, क्यों, मान लिया हम अगर कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारा नुकसान किया है, तो हम तो प्लेंटिफ हो गए, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, वो कहेगा भाई नुकसान तो हुआ है, बोला की बात है, लेकिन इस आदमी ने तो कंसेंट दी थी, और ये देखिए ये प्रूफ है मेरे पास, किसने कंसेंट दी थी, कंसेंट दी थी तो एक्सेप्शन में आ जाएगा किसमें, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, लाइज ऑन डिफेंडेंट, डिफेंडेंट पे रहेगा। We have also discussed that consent may be of two types, that is express and implied। आपको ये भी पता है कि एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। जैसे आपने जैसे ही कोई ऑटो रेस या क्रिकेट मैच देखने का टिकट खरीदा, तो टिकट खरीदने के साथ ही मान लिया जाता है कि आपने अपनी कंसेंट दे दी है। अब वो कंसेंट जो है वो क्या होगी, इम्प्लाइड हो जाएगी। बट द कंसेंट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, क्योंकि अच्छा ये यही नहीं, ये हर जगह हमको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कंसेंट की बात आती है तो कंसेंट तभी वो मानी जाएगी जब वो क्या होगी, फ्री कंसेंट होगी। और अगर कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो कभी भी वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो देखिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है कि
वॉलंटरली या विलिंगफुलनेस हो जाती है उसमें। अ पर्सन गिव्स हिज और हर कंसेंट फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट। इट मीन्स if there is any damage during that activity, that person will not be allowed to take damages from the other person. वो डिमांड नहीं कर सकता है डैमेज के लिए। There are two very essential elements of voluntary non-fit injuria that are plaintiff must have knowledge about the risk. Second, that person must give the consent about the risk. उसने कंसेंट भी दी हो और उसको नॉलेज भी हो। mere नॉलेज जो है वो इसको कंप्लीट नहीं करता है। केवल नॉलेज अगर है तो ये कहलाता है साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया, कि नॉलेज है बट हमने कंसेंट नहीं दी है। इसके बाद हमने देखा कुछ इस पे केसेस होंगे, जैसे स्मिथ वर्सेस बेकर का हो गया, ठीक है। कुछ और बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाइज करेगा, डिफेंडेंट पे लाइज करेगा। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कंसेंट मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कुछ केसेस की इस पे हम और बात कर लेते हैं। जैसे एक तो स्मिथ वर्सेस बेकर, स्मिथ वर्सेस बेकर एक केस हो गया। एक इस पे डैन वर्सेस हैमिल्टन, दूसरा इंपॉर्टेंट केस हो गया। पद्मावती वर्सेस नायिका, केस हो गया। स्मिथ वर्सेस बेकर, डैन वर्सेस हैमिल्टन, पद्मावती वर्सेस लुका नायिका, और एक इसके केस था ऑटो रेसिंग क्लब। स्मिथ वर्सेस बेकर एक केस हो गया। डैन वर्सेस हैमिल्टन, पद्मावती वर्सेस लुका नायिका, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। ये ऑटो रेसिंग क्लब, क्या तो लिखा होगा हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, या ये भी हो सकता है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। पूरा लिख सकते हैं, केवल ब्रुकलैंड भी लिख सकते हैं। स्मिथ वर्सेस बेकर हमने आपको बता दिया था, ये क्या था, एक क्रेन वाला केस था। डैन वर्सेस हैमिल्टन, ये आप समझ लीजिए टैक्सी वाला एक केस था। डैन वर्सेस हैमिल्टन में क्या हुआ था, एक लेडी थी, इसने एक टैक्सी पे जाने के लिए एग्री किया, और टैक्सी का जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए उस समय था, ठीक है। तो इसको जब नुकसान हो गया तो उसने यही प्ली ली कि हमारा जो है वो नुकसान हुआ है, और उसने क्या प्ली ली, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की। तो पद्मावती वर्सेस लुका नायिका भी सेम एक ऐसा ही केस था। इसने भी लिफ्ट ली थी, एक जीप जा रही थी सही होने के लिए, इसने क्या किया, लिफ्ट ले ली। बाद में इसको कोई नुकसान हो गया तो यही कहा गया कि नहीं, इसने जो है अपनी कंसेंट दे दी थी। मान लीजिए अगर हम कोई लिफ्ट लेते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ये मान चलते हैं कि हमने, हाँ, अगर ये चीज अभी आगे और आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर नेग्लिजेंटली किया गया है तब फिर वो अलग नेग्लिजेंस में आ जाएगा। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, ये
ऑटो रेसिंग देखने के लिए मिस्टर गए थे, वहां पे 2 कार आपस में टकराई गाड़ियां और उससे इनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जब इनको नुकसान हुआ तो इन्होंने केस फाइल किया, वो यही एक्सेप्शन में आ गया और इनको नहीं मिला पैसा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है, लिमिटेशंस ऑफ वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया जो हम ये डिफरेंस देख रहे हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? जैसे फर्स्ट लिमिटेशन तो कहा जाता है रेस्क्यू केसेस। इसको कहा जाता है बचाव के मामले। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा केस हुआ था हेंस वर्सेस हार्वुड का। हेंस वर्सेस हार्वुड, हेंस HANES, हेंस वर्सेस हार्वुड। हेंस वर्सेस हार्वुड के केस में क्या हुआ था, जैसे कि एक घोड़ा गाड़ी को छोड़ दिया गया पब्लिक प्लेस पे, जिसकी घोड़ा गाड़ी थी वो अंदर चले गए। अब वहां बच्चे खेल रहे तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ पत्थर मार दिए होंगे, तो जो घोड़ा गाड़ी थी वो भाग खड़ी हुई। अब उससे बच्चों को नुकसान हो रहा था, तो एक पर्सन ने आके क्या किया, उस घोड़ा गाड़ी से उन सब बच्चों को बचाया। इसमें उसका भी काफी डैमेज हो गया, उसको नुकसान हुआ, उसने केस फाइल किया। तो घोड़ा गाड़ी वाले ने ये प्ली ली कि भाई ये तो अपनी कंसेंट दे दिए थे, जब हम जानबूझ के घोड़ा गाड़ी को पकड़ रहे हैं जाके, तो हमारा नुकसान हो सकता है, तो हमें क्यों डैमेज दें। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लिमिटेशंस है रेस्क्यूज के केसेस में, यानी कि अगर आप किसी को बचाते हैं तो उस बचाने के मामले में क्या होगा, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, एक तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा रेस्क्यू केसेस में। लीडिंग केस क्या है, हेंस वर्सेस हार्वुड का। दूसरा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इलीगल एक्ट। अगर किसी इलीगल एक्ट को करने की अगर आप कंसेंट दे देते हैं तो फिर वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इलीगल एक्ट में भी नहीं मिलेगा और नेग्लिजेंस में भी नहीं मिलेगा। कि अगर आप नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं और बाद में आप कहें कि इन्होंने तो कंसेंट दे दी थी। जैसे होता क्या है, मान लीजिए जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को एडमिट कराता है तो हॉस्पिटल वाले उससे ये लिखवा लेते हैं कि ड्यूरिंग द जो भी इलाज किया जा रहा है, उस इलाज के दौरान अगर कुछ भी इसको हो जाता है, इसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो लायबल नहीं होगा हॉस्पिटल। हाँ, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको बचाने की। और मान लीजिए डेथ हो जाती है तो आप उन पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कंसेंट दे दी थी। अगर आप ऐसे ही क्रिमिनल लॉ में जाएंगे और इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो उसमें भी एक सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। तो उसमें जो उसका आप देखेंगे उसमें 4-5 सेक्शंस हैं जो इसी कंसेंट की बात करते हैं। जैसे आपका 76 से स्टार्ट होकर 106 तक है, उसमें 3-4 जो है वो किसके लिए है, कंसेंट की बात करते हैं। अब नेग्लिजेंटली क्या होता है, मान लो अब किसी डॉक्टर साहब ने क्या किया, लिखवा लिया, उसके बाद वो पेशेंट मर गया। मरने के बाद ये कहते हैं कि भाई जो पर्सन मरा है उसके घर वाले केस फाइल करते हैं हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कि इन्होंने हमारे पेशेंट को मार दिया। वो क्या प्ली उठाएगा, वो यही प्ली उठाएगा कि भाई इन्होंने तो कंसेंट दे दी थी। अब यहाँ पे अगर ये प्रूव हो गया भाई कंसेंट तो हमने दे दी थी, लेकिन कंसेंट इसलिए थोड़ी नहीं दी थी कि तुम नेग्लिजेंटली काम करो, तुम पता लगे कैंची ही उसके पेट में छोड़ दिए हो, ठीक, या ये प्रूव कर दिया उसने, बोले देखिए ये इनका व्हाट्सएप नंबर है और जो 30 मिनट में ऑपरेशन चला है उसी 30 मिनट के बीच में ये अपनी सेल्फी अपलोड किए हैं, सेल्फी लिए हैं और सेल्फी लेने के बाद अपना डीपी अपलोड किए हैं, चेंज किए हैं। देखिए 3-4 बार तो इन्होंने लाइक किया है दूसरे के मैसेजेस को। जब आप ऑपरेशन कर रहे हो या फोन चला रहे हो, इसका मतलब आप अपने काम के प्रति क्या है, नेग्लिजेंट है। तो अगर ये प्रूव हो गया कि आप नेग्लिजेंट हैं, तब भी वॉरेंटी नॉन फिट इंजूरिया का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
फिर से अगर हम बात करें तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक्सेप्शंस और डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। डिफेंस का मतलब क्या होता है, जनरली हम ये देख चुके हैं कि अगर कोई रॉन्ग होगा और वो टॉर्ट में आ जाएगा तो वहां पे देयर मस्ट बी एन एब्सेंस ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन, तभी टॉर्ट होगा। बट इफ द पर्सन हैज लीगल जस्टिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तब उसका जो एक्ट है वो टॉर्ट में नहीं आएगा और एक्सेप्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ ने अपने कुछ राइट्स को वेव कर दिया है और डिफेंडेंट को कुछ डिफेंस मिल गए हैं उसके, ठीक। तो इसके इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स होंगे, फर्स्ट प्लेंटिफ हैज नॉलेज अबाउट द रिस्क, सेकंड प्लेंटिफ हैज गिवन द कंसेंट टू बियर दैट रिस्क। दोनों फुलफिल हो जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि हाँ ये डिफेंस आपको मिल जाएगा। केसेस अगर आप देखिए, स्मिथ वर्सेस बेकर, डैन वर्सेस हैमिल्टन, पद्मावती वर्सेस जुग्गनाइका, हॉल वर्सेस बुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, 4 तो ये केस हो गए। इसके बाद हमने देखा कि कुछ लिमिटेशंस भी है, मींस वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरी, ये आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस का भी एक्सेप्शन है कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया तो एप्लीकेबल है, बट ये भी हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है? इन रेस्क्यू केसेस, हेल्स वर्सेस हार्वुड का मामला है ये, और इलीगल एक्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है और नेग्लिजेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसकी कुछ और हम लोगों ने चीजें देखी, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट, कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड कंसेंट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। तो ये हमारा टॉपिक है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। इसके साथ कुछ पहले से ही चीजें हम लोगों की डिस्कस हुई है, लेकिन हम कुछ चीजें मिस हो गई थी, तो हम मान के चल रहे थे कि आपको ये पता है। क्योंकि देखिए, जैसे जब इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया तो उसमें उन्होंने हर चीज को डिफाइन किया, बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। वो मान के चल रहे थे सर जेम्स स्टीफन की कन्फेशन तो हर आदमी को पता है, ठीक है। तो हम थोड़ा ये और डिस्कस कर ले अगर कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। देखिए, हमें पता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ और इट इज इन डेवलपिंग प्रोसेस। ये एक कोडिफाइड लॉ नहीं है और अभी भी क्या है, डेवलपिंग प्रोसेस में है, लगातार ये डेवलप हो रहा है। ये इंग्लैंड के केस लॉ से लिए गए हैं। इंग्लैंड में जितना भी केस लॉ हुआ है वो टॉर्ट है, इंडिया में भी हम उसी को मानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केसेस हैं ये बहुत कम आते हैं। इसका इवोल्यूशन तो हुआ है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना कि इंग्लैंड या अदर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है। उसकी देखिए वजह है। वजह क्या है? जैसे वहां पे छोटी छोटी चीजों के लिए क्या होता है, लोग केस फाइल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है अपने राइट्स के लिए। और अवेयर क्यों है? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनको पता है कि उनके ये राइट्स हैं। दूसरा, वहां पे केस फाइल करना इतना आसान है और बहुत ज्यादा टाइम टेकन भी नहीं है। हमारे यहाँ सब चीजें इसके जस्ट अपोजिट है कि हमारे यहाँ का पर्सन ना तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है उसके पास अबाउट देयर राइट्स। मान लीजिए अवेयरनेस है भी, अब आपको पता है लॉ ऑफ टॉर्ट का केस किसमें आएगा, सिविल लॉ में आएगा। तो सिविल के केसेस हमारे ये कहा जाता है कि वो तो बरसों चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, टाइम टेकन भी है और महंगा भी है बहुत ज्यादा। और जैसे मान लीजिए टॉर्ट के केस कैसे आते हैं, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक ली कोई, और उस कोल्ड ड्रिंक में अगर कुछ भी निकल गया, कोई कीड़ा निकल गया, कोई और ऐसी चीज निकल गई, तो आप सोचिए हमारे यहाँ इंडिया में क्या होगा। भाई अगर जिस बंदे ने कोल्ड ड्रिंक ली है पूरी पी ली, क्योंकि ये तो लास्ट में उसे पता लगेगा कि उसमें कुछ है। अब मान लीजिए पूरी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे लगा कुछ है, तो कम से कम नहीं तो 20% तो ऐसा आदमी है जो कहता है अरे ठीक है छोड़ो नहीं पियेंगे, इनके यहाँ ऐसी चीजें रहती हैं, उड़ के चल देगा बात तक। एक ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसा होगा जो उस शॉपकीपर से कहेगा भाई देखिए आपने जो है वो ऐसे हमें कोल्ड ड्रिंक दे दी, उस पर ये निकला है, आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो वो भी माफी मांग लेगा, कहेगा हाँ भाई गलती हो गई, भाई हम तो नहीं बनाते हैं इसको, लेकिन फिर भी अब ये गलत तो है ही, लीजिए आप अच्छा दूसरी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। अब ये इसी में खुश होकर वापस चले आएंगे और 4 लोगों को बताएंगे भी आके कि देखो हमने 1 पैसे दे के 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी ली। एक तीसरा ग्रुप भी हमारे यहाँ हो सकता है जो दुकानदार से कहेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, वो कहेगा दूसरी कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो कहेंगे दूसरी कोल्ड ड्रिंक से क्या मतलब है आपका, हम बीमार हो जाते, हमें कुछ हो जाता तो होगा क्या, कुछ ये कहेंगे कुछ वो कहेंगे, कहते कहते ये ज्यादा कहेंगे, ज्यादा कहने के बाद क्या होगा, ये उनको मारेंगे वो इनको मारेंगे। ठीक, तो फाइनली केस तो आएगा, लेकिन वो लॉ ऑफ टॉर्ट का नहीं आएगा, वो केस किसका आएगा, क्राइम का आएगा। तो आप सोचिए कि क्या हमारे, या मान लीजिए कोई अंडरगारमेंट्स लेके आया बंदा और उस अंडरगारमेंट से अगर उसको कोई एलर्जी हो गई तो वो केस फाइल करेगा कंपनी के ऊपर, नहीं करेगा। हम किसी रेस्टोरेंट पे गए, किसी 5 स्टार होटल में गए, वहां पे हमने कोई भी चीज ली, कोई काम किया और उससे वो जो हमसे पैसा ले रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें बेनिफिट नहीं मिले, सुविधा नहीं मिली हमें, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उससे शिकायत कर देंगे, केस नहीं फाइल करेंगे। ये हमारी एक अपनी सोच है, हमें अवेयरनेस नहीं है इतनी, या कह लीजिए कि हम जो है वो अपना कोर्ट में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। जबकि फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली इंग्लैंड में, जो हमने आपको ये मजाक में इलस्ट्रेशन दी, इन्हीं सब पे पूरा टॉर्ट डेवलप हुआ है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वाली बात है, नेग्लिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ डोनो वर्सेस स्टीवेंसन डेवलप हुआ। उसमें भी यही हुआ था क्या कि कोई कीड़ा निकल आया था कोल्ड ड्रिंक में। अंडर गारमेंट्स वाली जो हमने बात बताई है उस पे केस है। स्विमिंग पूल में वो बंदा जो गया, वहां पे थोड़ा सा उसको सही फैसिलिटी नहीं मिली, उसने केस फाइल कर दिया। तो अगर हमसे कहा जाए कि लॉ ऑफ टॉर्ट कैसे डेवलप हुआ है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है ये केस लॉ के थ्रू हुआ है। ठीक है, केस लॉ के थ्रू हुआ है। इंडिया में इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या इंडिया में इसका बहुत कम केसेस आता है। उसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, और द प्रोसीजर इज वेरी टाइम टेकन एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसकी वजह से एक और चीज है जो इनडायरेक्टली हमने पढ़ी है, आप बिल्कुल हम उसको एग्जैक्ट बता दें। एक कॉन्सेप्ट होता है पूछा जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से, एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए इंजूरियस इन डैमनो। एक्शनेबल पर से मतलब ये अपने आप में ही एक एक्शन करने का राइट दे देता है। द पर्सन शुड नॉट बी, बल्कि एक्शनेबल पर से में हमें कहना चाहिए, हाँ एक्शनेबल पर से आप कह सकते हैं कि द पर्सन हैज नो नीड टू प्रूव द लॉस, कि उसे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि उसका कोई नुकसान हुआ है। केवल यही प्रूव करना उसके लिए सफिशिएंट है कि दैट पर्सन हैज अ लीगल राइट एंड दैट लीगल राइट was violated by another person, बस sufficient है। यानी कि violation of a legal right is sufficient to claim compensation। कि compensation की डिमांड करने के लिए उसको केवल ये बता दे कि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, उसे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसे डैमेज भी हुआ है। तो डैमेज हो या ना हो, if there is any violation of a legal right, then that person will get the रेमेडी। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट आज आगे बढ़ा है, और इस पे जो है हम नेक्स्ट जो भी डिफेंस है कल उस पे बात करते हैं। तब तक आप ये कीजिए, पिछला रिवीजन कीजिए और इसको अच्छे से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।